मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वे ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज़्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को एक साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसा पहले बताया गया था, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए यह बता रहा हूँ कि यह सरल और संभव है। मैं जो करता हूँ वह विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए हर साल $10,000 की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। यह काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस पर निर्भर करता है कि बाज़ार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। यदि आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल इस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल इस्टेट से इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफ़ी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल इस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज़्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूँ। अगर मुझे शेयर बाज़ार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेंस टैक्स चुकाता हूँ और बचे हुए पैसे को रियल इस्टेट में निवेश कर देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल इस्टेट पर एक और बात, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूँ और निवेश करना सिखा चुका हूँ। हर शहर में लोगों को कहता सुनता हूँ कि आप रियल इस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरा अनुभव इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल इस्टेट के भाव काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन वहाँ अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूँ आप जहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि शायद उसे यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यह ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब तक बेहतरीन अवसर आँखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास
अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं कैसे शुरू करूं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा, जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन याद रखें, इसमें आपको हमेशा मज़ा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि यह खेल उतना ही मज़ेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन हमेशा आनंद लें। ज़्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी होती है और गलतियाँ करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है। बहरहाल, अगर आप इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर कर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सिखाने के बारे में सच है। मेरे घुटने पर जब भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अमीर ना होने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को काफ़ी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसा मानता हूँ। मैं जमकर खेलता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ, ज़्यादातर गलती करता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर बनाता हूँ। अगर मैं मैच हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक दो तरह के होते हैं। पहला और सबसे आम प्रकार का निवेशक वही होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है। वह रिटेल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है। यह म्यूचुअल फंड, RIT, शेयर या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। यह निवेश करने का साफ सुथरा और आसान तरीका है। इसकी एक उपमा वह खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखा कंप्यूटर खरीद लाता है। दूसरे प्रकार का निवेशक वह होता है जो निवेश उत्पन्न करता है। यह निवेशक आमतौर पर सौदे को उसी तरह से असेंबल करता है जिस तरह कंप्यूटर के पार्ट खरीदने वाला कंप्यूटर बनाता है। मैं कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करने के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आर्थिक अवसरों के पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है, या उन लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का निवेशक ज़्यादा पेशेवर होता है। कई बार सारे हिस्से को असेंबल करने में बरसों लग जाते हैं और कई बार वे कभी असेंबल नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पार्ट्स को एक साथ असेंबल कैसे किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत हो सकती है। लेकिन अगर लहरें आपके खिलाफ हो जाए
तो कई बार भारी नुकसान की आशंका भी होती है। अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की ज़रूरत है। पहला, कोई ऐसा अवसर खोजें जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। आप अपने दिमाग से वह देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते। मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ने एक पुराना खस्ताहाल मकान खरीदा। यह भूतहा दिखता था। हर कोई इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसने इसे क्यों खरीदा। हमने जो नहीं देखा और जो उसने देख लिया वह यह था कि उस मकान के साथ 4 खाली प्लॉट भी मिल रहे थे। उसे यह बात टाइटल कंपनी जाने के बाद पता चली थी। मकान खरीदने के बाद उसने मकान तुड़वा दिया और 5 प्लॉट एक बिल्डर को बेच दिए। उसे अपने निवेश से 3 गुना ज़्यादा कीमत मिली। 2 महीने की मेहनत के बदले उसने $75,000 कमा लिए। यह बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह न्यूनतम तनख्वाह को तो हरा ही देती है, और यही तकनीक दृष्टि से कठिन भी है। दूसरा, पैसे जुटाना। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसों की व्यवस्था की जा सकती है। शुरुआत में ही मैंने सीख लिया था कि बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं। मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए बेशकीमती साबित हुआ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है, या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि उस बाधा को दूर कैसे करें जिसके सामने आने पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। यदि आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो ये योग्यता नहीं सीखते हैं। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने कोई मकान, शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली, हालांकि मेरे बैंक में एक थैला भी नहीं था। मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस $1.2 मिलियन में खरीदा। मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का कर लिया। फिर मैंने 1 लाख का बयाना उधार लिया, जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए 90 दिन का समय मिल गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस मकान का असली कीमत $2 मिलियन थी। दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने की नौबत ही नहीं आई। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख उधार दिए थे, उसने मुझे सौदा खोजने के बदले $50,000 दिए, मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया। इस काम में लगा कुल समय 3 दिन। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, आप जो खरीदते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो आप जानते हैं। निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम, जानने से ज़्यादा होता है। तीसरा, चतुर लोग को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपनों से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार गगनचुंबी हो सकते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं
तो मैं आपको पहले प्रकार का निवेशक बनने की सलाह दूंगा। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे भारी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें। अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जंग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था। वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरी का रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों को रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों की बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति से सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने इनकार में सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे यह सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नज़र आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपुल से नफ़रत है। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने इसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पैड पर लिए थे। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है।
बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सब को इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों के शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह ठीक नहीं है, उसने तैश में कहा। उसने अपने बाकी के नोट समेटे और कांच के बड़े दरवाजे से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझे पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहां के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनकर ही समझ गया था कि क्या गड़बड़ था। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगा सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और क्रायोप्रैक्टिस आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे यह यादगार वाकया दिया। वे भारी दौलत में सिर्फ एक योग्यता दूर हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ज़्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की ज़रूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसों से पैसे बनाना लोगों की कल्पना से ज़्यादा आसान हो जाएगा। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की यह युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वह बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपी राइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता। फिर अखबारों की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वह यह सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापन में होता है। वह जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वह यह सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाए। फिर रात को और वीकेंड्स पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वह इसे बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाए प्रकाशित हुई तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही पुस्तक बिकेंगी, एक मेरे परिवार लेगा और दूसरी
मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाए। जैसा चुटीला और विवाद स्पष्ट शीर्षक इसलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमारे हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं हूँ तो दकियानुसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे थर्ड मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर फ्लीट पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरे शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था, और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज़ उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफ़ी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसा कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसलिए डॉक्टरेट मिलने पर वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वर्षों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की खास शब्दावली जान लूँगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग का भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो तो हम उनके साथ बैठे। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैंने ऐसे
करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया? जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थी, छुट्टियां काफ़ी थी और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाज़ों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाज़ों को सुदूर पूर्व और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज़ यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रहूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में हैं। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, समोआ और फिलीपींस के व्यापार, लोगों, कारोबारी शैलियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोग का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है लीडरशिप, उन्होंने कहा था। अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो, जो तुम्हारे साथी तुम्हारे पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प में इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जेरोक्स कॉर्पोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था, और वह कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफ़ी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जेरोक्स की बिक्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता था। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपुल का काम काफ़ी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जेरोक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर पाया। जब मैं बिक्री के शीर्ष 5 सेल्स पीपुल में लगातार आने लगा, तो मैंने वहां से भी इस्तीफ़ा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था।
मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी, तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका देश और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है। चूँकि स्कूल वित्तीय बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है, कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाल जाए और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चला जाए। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों से मिलने वाली तनख्वाहों के स्तर को देखें तो मैं कहूँगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज़्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे नहीं करते जो उन्हें सिखाया गया है। सुरक्षित नौकरी खोजो। ज़्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अवसर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा को यही सलाह देता हूँ कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे सड़क पर आगे देखें कि कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे चूहों की तरह धातु के छोटे पहियों में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे छोटे रोमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं। पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन कुल सुबह भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। ये नौकरी है। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैग्वायर से बहुत से बेहतरीन संवाद हैं। शायद सबसे यादगार संवाद है, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा सच्ची मानता हूँ। यह उस दृश्य में आई थी जहाँ टॉम क्रूज अपनी कंपनी छोड़कर जा रहा था। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा कथन है। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षित डैडी हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वे दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे।
मैं अक्सर लोगों को यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? उस छोटे चूहे की तरह मेहनत करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है, उनका भविष्य कैसा है। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितने आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, यह सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वे हमेशा अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इसके बाद कॉर्पेल पुरानी परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाएं और नई 401 के योजनाओं के बीच का फर्क बताते हैं। नई योजनाओं में ज़्यादा जोखिम है, जो आज काम कर रहे अधिकतर लोगों के लिए सुखद खबर नहीं है। और यह तो हुई सिर्फ रिटायरमेंट की बात। जब इसमें चिकित्सा और दीर्घकालीन नर्सिंग होम के इलाज का खर्च जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों में कई अस्पतालों को इस तरह के मुश्किल निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, कौन जिएगा और कौन मरेगा। यह निर्णय विशुद्ध रूप से इस आधार पर लिया जाता है कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज की उम्र कितनी है। यदि मरीज बूढ़ा है तो अस्पताल वाले प्रायः चिकित्सा सुविधा किसी कम उम्र वाले को देंगे। बूढ़ा गरीब मरीज कतार में सबसे पीछे पहुंच जाता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। इसलिए मैं हैरान होता हूँ, क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने के इच्छुक लोगों के सामने बोलता हूँ तो मैं इस चीज़ की सिफारिश करता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण से सोचें, पैसा और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूँ कि वे कोई दूसरी नौकरी कर ले जिससे वे कोई दूसरी योग्यता सीख जाएं। यदि वे बिक्री की योग्यता सीखना चाहते हैं तो प्रायः मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट हैं। ये कार्यक्रम लोगों के मन से असफलता और अस्वीकृति का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का प्रमुख कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान होती है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर प्रतिक्रिया में मुझे यह सुनाई देता है, ओह, इसमें तो बहुत झंझट है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। अगर वे कहते हैं इसमें तो बहुत झंझट है, तो मैं पूछता हूँ, तो क्या आप जिंदगी भर अपनी आधी कमाई सरकार को देते रहेंगे? अगर वे कहते हैं मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, मैं कहता हूँ जिम जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ और ज़्यादा लंबा जीना चाहता हूँ।
दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप किसी पुराने कुत्ते को नई चाल नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी ना हो, उसे बदलना मुश्किल होता है। जो लोग कोई नई चीज़ सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूँ। जीवन में काफ़ी कुछ जिम जाने जैसा ही होता है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काँप जाता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, व्यायाम शुरू कर देता हूँ, तो फिर इसमें मज़ा आने लगता है। व्यायाम के बाद वहाँ से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने वहाँ आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज़्यादा स्पेशलिटी हासिल करने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वह यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए ही बनी है। गवर्नर का कोपभाजन बनने के बाद मेरे शिक्षित डैडी हवाई के टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने ज़िंदगी भर कोशिश की कि वे अपनी कंपनियों में यूनियन बनने से रोके। वे सफल रहे, हालांकि यूनियनें करीब आ गई थी, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूँ। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो, क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग के बाहर निकाल दिया जाता तो जीवन भर सीखी मेरी योग्यता किसी दूसरी उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को जिसके पास भारी एयरलाइन परिवहन का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जिसे हर साल $15 लाख वेतन मिलता हो, उसे स्कूल में इतनी ऊंची तनख्वाह वाले पढ़ाने का काम खोजने में बहुत मुश्किलें आएंगी। एयरलाइन उद्योग में पायलटों को जिन योग्यताओं के लिए भुगतान किया जाता है वे स्कूल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज यही डॉक्टरों के बारे में भी कहा जा सकता है। चिकित्सा में हुए तमाम परिवर्तनों के बाद कई चिकित्सा विशेषज्ञ HMO जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुसार चलने की ज़रूरत महसूस करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को निश्चित रूप से यूनियन का सदस्य होने की ज़रूरत पड़ती है। आज अमेरिका में शिक्षकों की यूनियन सबसे बड़ी और सबसे अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन का ज़बरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को यूनियनों की सुरक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनकी योग्यताओं शिक्षा के बाहर किसी दूसरे उद्योग में कम मूल्यवान होगी। तो मोटा सिद्धांत यह है, उच्च विशेषज्ञता है तो यूनियन बनाओ। यही चतुराई भरा काम है। मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं।
फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप में से अधिकतर लोग ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं तो ऐसा कैसे है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज़्यादा पैसे बनाता है? जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स कारोबारी तंत्र बनाने में उत्कृष्ट है। इतने सारे योग्य लोग गरीब हैं। इसका कारण यह है कि वे